स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे आरपीएफ, आरपीएसएफ, एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप लोग को तो पता ही है, कोई भी प्रैक्टिस सेट करवाने से पहले मैं प्रीवियस ईयर को क्लियर करती हूँ। तो चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। 2018-19 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसे हम लोग कवर करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 5 जनवरी 2019 को जो एग्जाम हुए हैं 3 शिफ्ट में, वही 6 जनवरी 2019 को जो एग्जाम हुए हैं वही 3 शिफ्ट में। तो बहुत सारे इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं जिसे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करेंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और लास्ट में कमेंट करके भी बताएंगे यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। 5 जनवरी 2019 को पूछे गए प्रश्न। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। यहाँ पे दिया भी गया है, उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना है। उद्योग आधार योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। यह देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ता है। ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ता है, तो यह जोड़ता है व्लादिवोस्तोक को। यहाँ पे दिया गया है ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया की सबसे लंबी रेल लाइन है जो कि रूस के सुदूर पूर्व को रूस की राजधानी मॉस्को और पश्चिम में यूरोप के देशों को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद बेगड़ा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे? महमूद बेगड़ा, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, यह हो जाएगा गुजरात। महमूद बेगड़ा जिनका कार्यकाल है 1458 से लेकर के 1511, गुजरात के शासकों में सबसे योग्य एवं शक्तिशाली शासक हुए। इसका पूरा नाम है अबुल फत नासिर उद्दीन महमूद शाह प्रथम। अबुल फत नासिर उद्दीन महमूद शाह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं, अंतर्राज्यीय वस्तु और सेवाओं के लेन देन पर एकीकृत जीएसटी लगाया जाएगा, सही है। राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को 5 साल के लिए मुआवजा मिलेगा। जीएसटी वैट विधि द्वारा एकत्र किया जाएगा, यह सभी के सभी सही दिए गए हैं। जबकि ऑप्शन नंबर बी जो है गलत दिया गया। चलिए इसे भी देखते हैं। विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, गतिज श्यानता की इकाई क्या है? गतिज श्यानता की इकाई क्या है? तो हो जाएगा पॉइज। क्या हो जाएगा? पॉइज हो जाएगा। गतिज श्यानता का इकाई पॉइज है। ज्योति तीव्रता का कैंडला, शक्ति का वाट, दाब का इकाई क्या है? तो पास्कल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? द डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप को डार्क महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला तो है सबसे बड़ा कौन? तो यह हो जाएगा एशिया, दूसरा है अफ्रीका। जिब्राल्टर जल संधि यूरोप से अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि जो है अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ियों की निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाते हैं? पहाड़ियों के निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाते हैं? यह कहलाते हैं प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट। पहाड़ियों की निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में खनिज प्लेसर डिपॉजिट कहलाते हैं, निक्षेप कहलाते हैं। इनमें प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते हैं। इन खनिजों में सोना, चांदी, टीन व प्लेटिनम प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? ग्रीनलैंड यह आता है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। हालांकि इस पर डेनमार्क का अधिकार है। यहाँ पे देखते हैं, ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। उत्तरी अमेरिका में होने के बावजूद इसे यूरोप का ही एक हिस्सा माना जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार ग्रीनलैंड दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश और द्वीप के क्षेत्रफल के अनुसार इसे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार 12वां और ग्रीनलैंड जो है यह द्वीप के अनुसार पहले नंबर पे आता है। क्षेत्रफल के अनुसार कह सकते हैं कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड द्वीप ही है। इस पर डेनमार्क का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? तो 16 दिनों के लिए। 16 दिनों के लिए। पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन एथेंस में 1896 में हुआ था। पहला ओलंपिक खेल कब हुआ था? तो एथेंस में 1896 में।
प्रत्येक 4 साल के अंतराल पर यह आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? जानते होंगे तो बताएंगे। बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? तो मुझे पता है चंबल नदी। ऑप्शन हो जाएगा बी। एक बार देख लेते हैं, चंबल नदी। हाँ, बीहड़ आमतौर पर भारत के चंबल नदी बेसिन में पाए जाते हैं। चंबल यमुना की सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश के माला पठार में महू के निकट से निकलती है। कहाँ से? महू से निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक महाखंड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुँचती है, जहाँ इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में ही है, मेघालय में स्थित माउसीनराम। दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान माउसीनराम है। माउसीनराम में एक वर्ष में 11,871 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यह कहाँ है? तो मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की? केंद्र और राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की? तय की थी R.S. सरकारिया ने। R.S. सरकारिया। केंद्र और राज्यों के संबंध के निर्धारण के लिए वर्ष 1983 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य श्री V. शिवरामन और S.R. सेन थे। नाम याद रखेंगे, अध्यक्ष थे सरकारिया और अन्य सदस्य थे बी शिवरामन और S.R. सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिले शब्द किससे संबंधित है? रिले शब्द यह संबंधित है रनिंग से। रिले शब्द रनिंग से संबंधित है। आधुनिक समय में रिले दौड़ एथलेटिक्स कार्यक्रम के तहत ओलंपिक खेलों में सूचीबद्ध एक ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिता है। ओलंपिक में 400 या 1600 मीटर रिले आयोजित किए जाते हैं। ओलंपिक में 400 मीटर या फिर 1600 मीटर रिले आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत है? भाषा की संख्या है 22 और यह जो मिलती है 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान की बात की जाए तो मूल संविधान में 14 ही भाषाएं शामिल किए गए थे। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाएं स्वीकृत है। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी। 15 भाषा के रूप में किसे जोड़ा गया था? तो सिंधी को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के भाग 17 में उल्लेखित अनुच्छेद 343 लेकर 351 में राजभाषा संबंधी प्रावधान है। तो हम लोग कह सकते हैं राजभाषा की चर्चा किस में है? तो भाग 17 में अनुच्छेद 343 लेकर के 351। नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल त्योहार मनाता है? ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम पूछे भी गए हैं। हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में। नागालैंड में इसका आयोजन किया जाता है हर वर्ष। नागालैंड राज्य का स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1963 को की गई थी और इसी दिन हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार की शुरुआत कब हुई थी? तो 2000 में नागालैंड सरकार ने कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है? वित्त आयोग की चर्चा अनुच्छेद 280 में है और इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 280। किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 280 का क्लॉज 1 में। अनुच्छेद 280 क्लॉज 1 के तहत उपबंध है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। वित्त आयोग एक अर्धन्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। कैसा निकाय है? अर्धन्यायिक है और सलाहकारी निकाय है। क्लियर? एक अध्यक्ष होंगे और 4 अन्य सदस्य होंगे। सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। इसी के जगह पर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को लाया गया, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी थी? कामसूत्र किसका है? तो यह है वातास्यन का। वातास्यन का पुस्तक है कामसूत्र। कालिदास की पुस्तक है मेघदूत, रघुवंशम और कुमार संभवम। मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम किसका है? तो कालिदास का है। महाविवाह सूत्र किसका है? तो वसुमित्र का है। महाविवाह सूत्र वसुमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे की खोज किसने की थी?
एक्सरे की खोज किसने की थी? तो रोंटजन ने की थी। पूरा नाम है विल्हेम कॉनराड रोंटजन। एक्सरे की खोज वर्ष 1895 में, कब? 1895 में जर्मन भौतिक विज्ञानी विल्हेम कॉनराड रोंटजन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना कहलाता है क्या? तो लघुकरण। लघुकरण। एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना लघुकरण कहलाता है। बिल्कुल आराम से मैं आप लोगों को क्लियर करने वाली हूँ। जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में परिवर्तित करना क्षमा अपराधी के अपराध को पूरी तरह से मुक्त करता है। दंड नियम का अर्थ है कि कुछ विशेष परिस्थितियों को देखते हुए अपराधी को सजा की मात्रा या डिग्री को कम करना, जैसे गर्भावस्था, मानसिक स्थिति आदि। क्षमा क्या है? तो अपराधी के अपराध को पूरी तरह से मुक्त करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता क्या कहलाती है? इसे कहते हैं श्रृंखला। कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता क्या कहलाती है? तो श्रृंखला कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में हुआ था। संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 263 भाग 9 में इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है? लेपाक्षी मंदिर कहाँ है? तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आप लोग स्टैटिक जीके पे भी आप लोग ध्यान देंगे, कौन से मंदिर किस राज्य में है उस पर आप लोग एक बार ध्यान दे लेंगे। किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर है? तो यह है आंध्र प्रदेश में। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर के राजा अच्युत देवराय के शासन के तहत विरूपन्ना और उनके भाई वीरना ने किया था। किसने किया था? तो अच्युत देवराय के शासन के तहत विरूपन्ना और उनके भाई वीरना ने किया था। किस मंदिर का निर्माण? लेपाक्षी मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है? कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है? लंबी कूद, मैराथन, स्प्रिंट या फिर खो खो? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खो खो। व्यक्तिगत खेल नहीं है तो खो खो। खो खो व्यक्तिगत खेल नहीं है, यह एक टीम गेम है। इसमें 12 खिलाड़ी शामिल होते हैं। व्यक्तिगत खेल वे खेल होते हैं जिसमें एक व्यक्ति अपने आप को प्रतियोगिता में शामिल करता है और अपने प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग पाता है। अतः अन्य विकल्प व्यक्तिगत खेल से हैं। व्यक्तिगत खेल में आ जाएगा लंबी कूद, मैराथन, स्प्रिंट, यह सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो यह दिए थे लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस नारे में जय विज्ञान को जोड़ दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। वही नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो इन्होंने अनुसंधान को जोड़ दिया है। तो कह सकते हैं कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान किसका नारा है? यह हो जाएगा नरेंद्र मोदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस वित्तीय वर्ष में IMF के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए? भारत ने किस वित्तीय वर्ष में IMF के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो हो जाएंगे 1981-82। 1981-82। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घटना है जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश से गर्म समुद्री लहरें बहती है, उसे कहा जाता है। एक घटना जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश से गर्म समुद्री लहरें बहती है, कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा एल नीनो। एल नीनो ऑप्शन नंबर बी। एल नीनो की घटना की पहचान सबसे पहले पेरू के मछुआरों द्वारा पेरू के तट से दूर सतही जल के असमान रूप से गर्म होने के रूप में किया गया था। स्पेन प्रवासियों ने इसे एल नीनो कहा, जिसका अर्थ स्पेनिश में होता है छोटा बच्चा। अल नीनो का अर्थ क्या होता है? तो छोटा बच्चा होता है। अल नीनो दक्षिणी दोलन घटना का सामान्य से अधिक उष्ण चरण है, जिसके दौरान भारत सहित विश्व के कई क्षेत्रों में आमतौर पर गर्म तापमान और सामान्य से कम वर्षा होती है। जब अल नीनो आता है तो भारत में सूखा देखने को मिलता है। वही जो ला नीनो आता है तब भारत में काफी वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध खिलाड़ी खसावा जाधव किस खेल से संबंधित है? व्यक्ति का खेल से संबंधित नाम याद रखिएगा, जैसे कि दिया गया है खसावा जाधव, यह कुश्ती से संबंधित है। उन्होंने 1952 के हेलसिंकी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता था।
इनका पूरा नाम है खसावा दादा साहब जादव। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कहा जाता है, इसे कहते हैं कोरियोलिस बल। पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो एक आभासी बल उत्पन्न होता है जिसे कहते हैं कोरियोलिस बल। क्या कहते हैं? कोरियोलिस बल कहते हैं। कोरियोलिस बल एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में वायु की गति की दिशा के दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में गति की दिशा के बाईं ओर बल लगता है। गौर करेंगे, कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में वायु की गति की दिशा के दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में गति की दिशा के बाईं ओर बल लगता है। यह बल उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी तथा उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियों के निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्मजीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है और जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी है, उसका नाम क्या है? इसका नाम है क्लोरामफेनिकॉल। क्लोरोफेनिकॉल, थोड़ा नाम टेढ़ा लग रहा है लेकिन आप लोग याद रखेंगे, क्लोराफेनिकॉल। नेक्स्ट है, टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है? टेबल टेनिस से संबंधित है ITTF। ITTF, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1926 में 9 यूरोपीय देशों द्वारा की गई थी। गौर करेंगे यहाँ पे, ITTF जो है यह टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में 9 यूरोपीय देशों द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं स्ट्रोम्बोली को। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भूमध्य सागर में से स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी से सदैव प्रज्वलित गैसें बाहर निकलती रहती है, अतः इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास है? तो हो जाएगा संसद के पास। संसद के पास है। अधिग्रहण और नागरिकता का समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति संसद के पास होती है। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता की चर्चा की गई है। भारत में नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन में। और यह कैसी नागरिकता है? तो एक हरी नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता किसने की? प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रारंभ में अध्यक्षता किसने की? तो यह की थी मोरारजी देसाई ने। प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रारंभ में अध्यक्षता किसने की? मोरारजी देसाई। 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ। कब? तो 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ। बाद में मोरारजी देसाई के केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होने की वजह से के हनुमतैया को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 31 अगस्त 2005 को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। पहला गठन मोरारजी देसाई और दूसरा गठन किया गया था किसकी अध्यक्षता में? वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में। क्लियर। नेक्स्ट है 35 नंबर, जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जनन कोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है? जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जनन कोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है? तो हो जाएगा पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है जिसमें बिना किसी निषेचन के मादा युग्मकों का विकास होता है। मधुमक्खियाँ, ततैया, चींटियाँ जैसे जानवरों में कोई लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। ये जीव अनिषेक जनन द्वारा प्रजनन करते हैं। कौन कौन सा जीव? तो मधुमक्खी हो गया, ततैया हो गया, चींटियाँ हो गया, यह सब अनिषेक जनन द्वारा प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहते हैं? सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सीधी रेखीय गति। सीधी रेखीय गति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को सीधी रेखीय गति कहते हैं। जैसे एक सीधी सड़क पर चलती कार, प्रकाश की गति, लिफ्ट की गति आदि। रैखिक गति की इकाई प्रति सेकंड मीटर होता है। रैखिक गति की इकाई क्या होता है? प्रति सेकंड मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसका गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 को।
राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद एक कार्यकारी निकाय है। कैसा निकाय है? तो कार्यकारी निकाय है। हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को किस पैटर्न में रखा गया था? तो इसे रखा गया है रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में। रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में पहली बार नाम सुनने को मिल रहा है रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न। हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में रखा गया है। हड़प्पा सभ्यता अपनी नगरीय नियोजन प्रणाली के लिए जानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में रखा गया है। इसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावी थी। हम लोग जानते हैं ग्रिड पद्धति में बसाई गई थी कस्बे जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय को दोगुना करने का योजना बनाई है? 2022 तक। 2022 तक। ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? ताप के स्थानांतरण को कैलोरीमीटर से, हाइड्रोमीटर से, तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए। हाइग्रोमीटर क्या होता है? तो ये हो जाता है आर्द्रता, लेकिन हाइड्रोमीटर जो होता है तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व। मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। कैलोरीमीटर से ताप के स्थानांतरण को मापा जाता है। वही गैल्वेनोमीटर से किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को पता किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है? किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? महायान जैन धर्म से या फिर बौद्ध धर्म से। हीन आयन और महायान संबंधित है किससे? तो यह बौद्ध धर्म से। और महायान और हीन आयन जो है बौद्ध धर्म की शाखा है जिसका विभाजन हुआ था चौथी बौद्ध संगीति के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी के छत्ते के रख रखाव को किस नाम से जाना जाता है? तो मधुमक्खी का पालन जो कहलाता है यह क्या कहलाता है? तो एपी कल्चर कहलाता है। आंसर हो जाएगा ए, एपी कल्चर। मधुमक्खियों के छत्ते को क्या कहते हैं? बीहाइव कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, मधुमक्खी के छत्ते को क्या कहते हैं? बीहाइव। क्या कहते हैं? बीहाइव कहते हैं। मधुमक्खी के छत्ते को बीहाइव कहते हैं, जो बक्से के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है, लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? तो लोथल जो है यह भोगवा नदी के किनारे है। और कहाँ है? तो यह गुजरात में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और गुजरात के कौन सा जिला में? तो अहमदाबाद में। सिंधु घाटी सभ्यता की इस बंदरगाह स्थल से एक विशाल गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। इस स्थल में हमें 3 जुगल समाधियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से चावल के भूसे का भी साक्ष्य मिला है, जुगल सावधान का भी प्रमाण मिला है, फारस के मुहरे का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, हिंडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित है? हिंडोला महल और जहाज महल यह संबंधित है मांडू क्षेत्र से। हिंडोला महल और जहाज महल मांडू क्षेत्रीय वास्तुकला से संबंधित है। मांडूगढ़ के नाम से जाना जाने वाला मांडू शहर परमार शासन के दौरान समृद्ध हुआ था। किस शासनकाल में? तो परमार। इस शहर में इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली के स्मारक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिप्लेटा अमेरिकाना का साधारण नाम क्या है? पेरिप्लेटा अमेरिकाना का साधारण नाम है अमेरिकन कॉकरोच, इसे आमतौर पर हम लोग तिलचट्टा कहते हैं। पेरिप्लेटा अमेरिकाना का साधारण नाम अमेरिकन कॉकरोच है। अमेरिकन कॉकरोच की सबसे बड़ी प्रजाति है जिसके वयस्कों की लंबाई 34 से 53 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किया जा सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत जारी करते हैं। कब जारी करते हैं? तो समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में। समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में जारी किया जा सकता है। अच्छा, जारी करने का बात किया जा रहा है, तो समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में।
यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रपति का अध्यादेश समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में जारी किया जा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। वही राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। वायसराय 1961 माफ करेंगे 1861 के अधिनियम के तहत वायसराय को भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किए थे? भारत में चिश्ती संप्रदाय, भारत की बात हो रही है तो ये हो जाएंगे मोइनुद्दीन चिश्ती। इनका दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है। और ये किसके साथ भारत आए थे? तो मोहम्मद गौरी के साथ। किसके साथ? मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। और इनके ही सब चेला चपाटी हैं, निजामुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, यह सब चिश्ती संप्रदाय को ही मानने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए इसे भी। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1141-42 में ईरान के सिजिस्तान, जो कि वर्तमान में सिस्तान के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ईश्वर के साथ एकात्मकता वहदत अल वजूद के सिद्धांत पर जोर दिया। इस सिलसिले के सदस्य शांति प्रिय थे। जी हाँ। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है। असम हिल्स है, दार्जिलिंग हिल्स भी है, नीलगिरी हिल्स भी है, जबकि कश्मीर वैली नहीं है। कश्मीर वैली नहीं है, कश्मीर की घाटी नहीं है। कश्मीर वैली चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है, जबकि जो भी ऑप्शन में दिए गए सभी के सभी चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। सबसे पहले जीआई टैग जो दिया गया था यह दार्जिलिंग की चाय को ही दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों में डेकाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती है? खेलों में 10, डेकाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं? तो 10 याद रखेंगे, 10 होते हैं। इसका डिटेल जान लेते हैं। खेलों में डेकाथलॉन में एथलेटिक्स की 10 प्रतिस्पर्धाएं होती है, जो 5-5 की संख्या में 2 दिन में आयोजित की जाती है। इनमें पहले दिन क्रमशः 100 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप और 400 मीटर दौड़ होती है। दूसरे दिन क्रमशः 110 मीटर बाधा दौड़, चक्का फेंक, पोल वॉल्ट, भाला फेंक तथा अंत में 1500 मीटर दौड़ होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है गद्दान से संबंधित है, चलिए देख लेते हैं। आप लोग खुद से देख लीजिएगा, गद्दान से दिया गया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये ज़्यादा हार्ड होते नहीं हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग इस तरह से क्वेश्चन को भी देख करके जाएंगे। रीजनिंग से प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदलें जो पहले जोड़ी पर लागू तर्क का अनुसरण करता है। तो रीजनिंग से दिया गया है प्लांट, सीड, फ्लावर, बर्ड। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों को चुने जो दी गई छवि पैटर्न को पूरा करेगा। यहाँ पे कौन सा छवि पूर्ण रूप से शामिल इसमें हो सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर मेरे ख्याल से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। रीजनिंग ये सबसे दिया गया। आप लोग ऐसा प्रश्न को आप लोग देख लें, इस तरह से एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे कि श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन कारण से पूछा जा रहा है, जैसे कि कुछ गेहूँ चाय है, कुछ चाय चावल है, सभी चावल करी है। तो इसका निष्कर्ष दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या है ये आप लोग को बताना है। इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, दी गई सूचना को ध्यान से पढ़ें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। जैसे कि वृत्ताकार मेज है जिसमें 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं गोलाकार रूप से, उसके अनुसार से ही यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो रीजनिंग काफ़ी आसान लग रहा है, आप लोग इस तरह से इसका रिवीजन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। पासा से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है फिगर से भी क्वेश्चन दिया गया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। निम्नलिखित तर्क को पढ़ें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन दिया गया है। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदले जो पहले जोड़े पर लागू तर्क का अनुसरण करता है। टेलीविजन, इलेक्ट्रिसिटी, कार किससे संबंधित है? तो कार संबंधित हो जाएगा फ्यूल से। मैं इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे, एजुकेशन ब्रांच टेलीग्राम मेरा चैनल है, वहाँ आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। उसका पीडीएफ मैं वहीं आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगी। बाकी जीके जीएस हमने तो करवा ही दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट करके लेकिन ज़रूर बताइएगा यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे।
बाकी सारे प्रश्नों को देखना चाहें तो यहाँ पे भी मैं दिखा दे रही हूँ, वीडियो को पॉज करके इसे देख भी सकते हैं। मैथ से भी क्वेश्चन दिया गया है, मैथ और रीजनिंग दोनों शामिल इसमें है। टोटल क्वेश्चन शायद 120 पूछे जाते हैं। हाँ, 120 क्वेश्चन आरपीएफ में पूछे जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वाले वीडियो में हम लोग इसे क्लियर करेंगे। 2019 में ही पूछे गए हैं, 5 जनवरी 2019 सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न को हम लोग क्लियर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे रेलवे सब इंस्पेक्टर में पूछे गए प्रश्न। आज हम लोग देखेंगे 5 जनवरी 2019 सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को। फर्स्ट शिफ्ट में जो भी पूछा गया था हमने करवा दिया था। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, अगर आपने नहीं देखा है तो वहां से भी देख सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस करवाने वाली हूँ। मैथ और रीजनिंग का अगर क्वेश्चन देखना चाहें तो टेलीग्राम चैनल पे मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप लोग पीडीएफ को प्राप्त कर लेंगे। फिलहाल इससे मैं स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह हो जाएगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है, राजनीतिक रूप से यह यूरोप के अंतर्गत आता है और खास करके इस पर डेनमार्क का अधिकार है। इसका कुल भूमि क्षेत्र कितना है? 2.16 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ग्रीनलैंड अपने विशाल टुंड्रा वनस्पति और ग्लेशियरों के लिए प्रसिद्ध है। ग्रीनलैंड की राजधानी कहाँ है? तो ग्रीनलैंड की राजधानी नूक है। कहाँ है? नूक है। ग्रीनलैंड की राजधानी कहाँ है? नूक है। मालदीव का भी क्षेत्रफल दिया गया है। मालदीव का क्षेत्रफल कितना है? तो 298 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर करेंगे। सुल्तान अजलान शाह कप, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है हॉकी से। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित है। यह मलेशिया में आयोजित किया जाता है। यह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो मलेशिया में आयोजित किया जाता है और यह एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत कब हुई है? 1983 में। हॉकी से संबंधित जैसे कि आगा खा कप है, वेलिंगटन कप है, नेहरू ट्रॉफी, यह सब हॉकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला कप है। आगा खा कप, वेलिंगटन कप, नेहरू ट्रॉफी हॉकी से संबंधित। संतोष ट्रॉफी, डुरंड कप फुटबॉल से। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय अवधि का सूत्र क्या है? समय अवधि का सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/, आवृत्ति। 1/, आवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी। किसी वस्तु की समय अवधि उसके द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगने वाला समय है। समय अवधि का सूत्र होता है T = 1/f। जहाँ T समय अवधि है और F आवृत्ति है, समय अवधि की SI इकाई क्या होता है? तो सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र किसको भेजना होगा? लोकसभा के सभापति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो लोकसभा के उप सभापति को। यहाँ पे बात हो रही है स्पीकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप सभापति कहे तो उपाध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। अनुच्छेद 94 ख के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का सूत्र हो जाएगा NaHCO3। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर इसी को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। धोवन सोडा का हो जाएगा Na2CO3, साधारण नमक का NaCl, ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2। एक बार फिर से, धोवन सोडा Na2CO3, साधारण नमक NaCl, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 और फिर हमने देखा बेकिंग सोडा NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग में पहला शतक मारने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है?
आईपीएल में पहला शतक मारने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनीष पांडे। मनीष पांडे, ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने आईपीएल के दूसरे संस्करण 2009 में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से खेलते हुए डेक्कन चार्जर हैदराबाद के खिलाफ शतक बनाया था, जबकि आईपीएल इतिहास का प्रथम शतक वर्ष 2008 में ब्रेंडन मैकुलम ने बनाया था। आईपीएल इतिहास का प्रथम शतक वर्ष 2008 में किसने? ब्रेंडन मैकुलम ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ है? तो हो जाएगा कश्मीर में। कहाँ है? कश्मीर में है। मार्तंड सूर्य मंदिर को पांडो लैदान के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पांडो लैदान के नाम से जाना जाता है। यह एक हिंदू मंदिर है जो सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंदिर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कारकोट राजवंश के तृतीय शासक ललितादित्य मुक्तापिंड ने 8वीं शताब्दी ईस्वी में करवाया था। नाम याद रखिएगा, कारकोट राजवंश के तृतीय शासक हैं कौन? ललितादित्य मुक्तापिंड। ललिता मुक्तापिंड ने ही मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। कब? 8वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इनमें से किस वर्ष को इंटरनेशनल राइस ईयर निर्धारित किया गया? इंटरनेशनल राइस ईयर निर्धारित किया गया है 2004 को। 2004 को। यहाँ पे उससे संबंधित और है, जैसे कि रेजलैंड्स और चरवाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2026 को। रेजलैंड्स और चरवाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है 2026 को। ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 को। कैमलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2024 को घोषित किया गया है। बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। सतत प्रवृत्ति विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2022 को घोषित किया गया। सतत प्रवृत्ति विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2022। फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021। नट्स और दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2020। दलहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2016। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया गया? 2023। किसी न किसी एग्जाम में पूछे भी गए थे, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की रचनाओं के संकलन को कहा जाता है? कबीर की रचनाओं के संकलन को कहते हैं बीजक। बीजक कहते हैं। साखी कबीर की शिक्षाओं एवं सिद्धांतों का विवेचन है। संबद्ध कबीरदास के पदों का संकलन है। रैमनी इसकी रचना चौपाइयों में हुई है। कबीरदास के रहस्यवादी एवं दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति इसमें हुई है। तो याद रखिएगा, साखी, संबद्ध और रैमनी। साखी, संबद्ध और रैमनी या तीनों के तीनों बीजक का ही भाग है। साखी में कबीर की शिक्षा एवं सिद्धांत का विवेचन किया गया है। संबद्ध में कबीरदास के पदों का संकलन किया गया है। रैमनी में चौपाइयों में लिखा गया है, जो कि कबीरदास के रहस्यवादी एवं दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति इसमें शामिल है। नेक्स्ट है, हरभजन सिंह का उपनाम क्या है? हरभजन सिंह का उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है द टर्बनेटर। द टर्बनेटर। हरभजन सिंह का उपनाम है द टर्बनेटर। नेक्स्ट है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो जीव मिल्खा सिंह को। जीव मिल्खा सिंह को यहाँ पे दिया गया है, इसे देख लेते हैं। हरभजन सिंह पूर्व भारतीय क्रिकेटर और प्रसिद्ध स्पिन गेंदबाज हैं, जिन्हें द टर्बनेटर के उपनाम से जाना जाता है। जैमी और द बॉल के नाम से पूर्व भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। किस नाम से? जैमी और द बॉल के नाम से। जैमी तथा द वॉल के नाम से जाना जाता है, माफ करेंगे, द वॉल। बाकी फ्लाइंग सिख के नाम से जीव मिल्खा सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट है, दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती स्थित आश्रम से लगभग 241 मील दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया और लगभग 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को भंग किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी। याद रखिएगा, किसने तुलना की है? तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा है? तो नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से इसकी तुलना की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मिट्टी को ढीला करना और मोड़ने की प्रक्रिया कहलाता है जुताई। क्या कहलाता है? जुताई कहलाता है। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को ढीला करना, मोड़ना, मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई या फिर जोतना कहा जाता है। मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जुताई के लिए हल, कुदाली, कल्टीवेटर आदि का उपयोग किया जाता है। ये सब तो हम लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर विद्रोह कब हुआ था?
मैं लगातार से इसे क्लियर करने वाली हूँ, आप लोग बस ध्यान से सुना करें। रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? 1783 ईस्वी में। रंगपुर विद्रोह कहाँ हुआ था ये भी बताएंगे। रंगपुर विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह गुजरात में हुआ था। कब हुआ था? तो 1783 ईस्वी में। माफ करेंगे, बंगाल में हुआ था। रंगपुर विद्रोह बंगाल में हुआ था। ठीक है। रंगपुर विद्रोह की शुरुआत जनवरी 1783 में बंगाल के रंगपुर जिले से हुई थी। विद्रोह की शुरुआत 18 जनवरी से हुई थी, जब किसानों और जमींदारों ने रंगपुर में काकीना, काजरहाट आदि पर नियंत्रण कर लिया था। यह सरकार द्वारा लागू राजस्व की बहुत उच्च दर के खिलाफ किया गया एक किसान विद्रोह था, जिसका नेतृत्व धीरज नारायण ने किया था। सन्यासी विद्रोह ही कहाँ हुआ था? तो यह बंगाल में ही हुआ था। इसके साथ ही नील विद्रोह भी कहाँ हुआ था? तो बंगाल वाले क्षेत्र में ही हुआ था, जिसका नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। कब हुआ था? तो 1859 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा वर्ष के लिए की गई है। अच्छा, भारत में नई विदेश व्यापार नीति घोषणा किस वर्ष के लिए की गई है? तो हो जाएगा 2015-20। 2015-20 देख लेते हैं। भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा वर्ष 2015-20 के लिए की गई थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2015 को नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा की थी। विदेश व्यापार नीति का उद्देश्य निर्यात प्रदर्शन में सुधार करना, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना और अनुकूल भुगतान संतुलन बनाना था। 1 अप्रैल 2023 को नई विदेश व्यापार नीति लॉन्च की गई। इसका लक्ष्य 2030 तक भारत के समग्र निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। कितना? 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है? तेल की फसल नहीं है तो हो जाएगा बाजरा। बाजरा तेल की फसल नहीं है, जबकि सरसों, मूंगफली, सीसम यह सबसे तेल प्राप्त होती है। यहाँ पे देख लेते हैं। बाजरा तेल फसल नहीं है, यह एक मोटा अनाज है तथा इसमें गेहूं, चावल की तुलना में पोषक तत्व ज्यादा होता है। उल्लेखनीय है कि भारत में श्री अन्न योजना के तहत मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। शेष सरसों, मूंगफली तथा सीसम की फसल तेल फसल है। नेक्स्ट है, 2011 के अनुसार इनमें से भारत का कौन सा केंद्र शासित राज्य सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है? सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा दमन और दीव। दमन और दीव। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात के शासित प्रदेश दमन और दीव है, जिसका लिंगानुपात 618 है। तथा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह हो जाएगा पुदुचेरी, जिसका लिंगानुपात 1038 है। शेष अन्य राज्यों में लिंगानुपात निम्नलिखित है, जैसे कि दिल्ली का लिंगानुपात 868, अंडमान निकोबार का 876, लक्षद्वीप का 946। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मतलब कह सकते हैं कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, माफ करेंगे, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो हो जाएंगे दमन और दीव। नेक्स्ट है, यूएस ओपन 2018 में वीमेन सिंगल्स खिताब किसने जीता? तो यह करंट अफेयर से दिया गया है, आप लोग नए के अनुसार याद रखेंगे। यहाँ पे 2023 का दिया गया है। वर्ष 2023 का यूएस ओपन महिला एकल खिताब अमेरिका के कोको गॉफ ने बेलारूस की एरिना संबालेंका को हराकर जीता था। वहीं पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर जीता। ये 2023 का दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय गणराज्य में कितने राज्य और कितने के शासित प्रदेश हैं? तो अभी बात की जाए तो अभी भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उस समय 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 7वें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन कौन है? ये हो जाएंगे करेंट अफेयर्स के अनुसार। इसका जो राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, अशोक कुमार माथुर। केंद्र सरकार प्रत्येक 10 साल पर अपने कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए वेतन आयोग का गठन करती है। भारत में पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 ईस्वी में स्थापित किया गया था, जिसके चेयरमैन कौन थे? तो श्रीनिवास वरदाचार्यार। यहाँ पे ध्यान देंगे, पहला वेतन आयोग का गठन कब किया गया था? जनवरी 1946 में। इसके चेयरमैन कौन थे? तो श्रीनिवास वरदाचार्यार। के शासित प्रदेश पुडुचेरी में कितनी लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सीटें हैं? लोकसभा का सीट कितना है? तो हो जाएगा एक। पुडुचेरी में 4 जिले शामिल हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा का सीट है, जम्मू कश्मीर में 5, पुडुचेरी में 1, चंडीगढ़ में 1, दादरा नगर हवेली दमन दीव में 3, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1, लक्षद्वीप में 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से देश में गोबी रेगिस्तान स्थित है? गोबी कहाँ है? तो मंगोलिया में है। कहाँ है? मंगोलिया में है। गोबी का रेगिस्तान मंगोलिया में स्थित है। मंगोलिया पूर्व और मध्य एशिया में स्थित एक भू आबद्ध देश है। इसकी राजधानी उलान बटोर है। आप लोग देखते भी होंगे रूस और चीन के बीच में मंगोलिया स्थित है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो उलान बटोर है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा भूमि से घिरा देश है और सबसे कम आबादी वाला देश है। मंगोलिया के दक्षिण में गोबी का मरुस्थल और पश्चिम में अल्ताई पर्वत स्थित है। मंगोलिया के दक्षिण में गोबी मरुस्थल है, वही पश्चिम में कौन सा पर्वत है? अल्ताई पर्वत। कौन सा पर्वत? अल्ताई पर्वत। और भी मरुस्थल है जैसे कि सहारा, या कहाँ है? तो उत्तरी अफ्रीका में। गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, यह सब मरुस्थल कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, या कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। हमद, रब अल खाली, या कहाँ है? तो सऊदी अरब में। हमद, रब अल खाली मरुस्थल सऊदी अरब। कालाहारी बोत्सवाना, अटाकामा उत्तरी चिली, कराकुम तुर्कमेनिस्तान। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया में, सहारा उत्तरी अफ्रीका में, कालाहारी बोत्सवाना में, हमद और रब अल खाली मरुस्थल सऊदी अरब, अटाकामा उत्तरी चिली, कराकुम तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा कहाँ है? तो यह असम में है। इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसे वर्ष 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। और विश्व में सबसे अधिक एक सींग वाले गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो यह गेंडे पाए जाते हैं काजीरंगा में ही। भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान दिए गए जैसे कि कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, यह सब राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। बांदीपुर, अंसी, नागरहोल, यह कहाँ है? तो कर्नाटक में। बांदीपुर, अंसी, नागरहोल, कर्नाटक। जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजाजी, उत्तराखंड। सुंदरवन, बुक्सा, यह कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी, राजाजी, यह कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। सुंदरवन और बुक्सा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो यह हो जाएगा टमाटर में। टमाटर में। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो मेथनोइक अम्ल। यहाँ पे देख लेते हैं, इमली में टॉर्टेरिक अम्ल, संतरा नींबू में सिट्रिक अम्ल, सिरका में एस्टिक अम्ल, खट्टा दूध दही में लैक्टिक अम्ल, और चींटी के डंक बिच्छू के डंक में मेथनोइक अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? कलमकारी चित्रकला जो है यह कहाँ से है? तो आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। जैसे कि वारली और पिंगलू कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का चित्रकारी है। वारली और पिंगलू चित्रकारी महाराष्ट्र का है। लेपाक्षी, सवारा, कलमकारी आंध्र प्रदेश का। डोकरा, कालीघाट, पट चित्रकला पश्चिम बंगाल का। मधुबनी पेंटिंग तो अपना बिहार का है। गोंड चित्रकला मध्य प्रदेश, नाम से ही पता चल रहा है। पिथौरा चित्रकला यह कहाँ का है? तो गुजरात का है। एक बार फिर से, लेपाक्षी, सवारा, कलमकारी आंध्र प्रदेश, डोकरा, कालीघाट, पट चित्रकला पश्चिम बंगाल, मधुबनी बिहार, गोंड मध्य प्रदेश, पिथौरा चित्रकला गुजरात के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा कहा जाता है? पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा से तात्पर्य भूपटल की उष्मा से है, जो ज्वालामुखी, गीजर, उष्मा स्रोतों आदि के रूप में मिलते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो, महात्मा गांधी। हे राम, महात्मा गांधी का नारा है। भारत छोड़ो, महात्मा गांधी का ही नारा है। जय हिंद और दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज आराम हराम है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू। कर मत दो, यह नारा है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया? तो स्थापित किए थे 1875 में। अलीगढ़ में सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर बी सैयद अहमद खान। इसे 1920 में विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत इसी विश्वविद्यालय से हुई थी। इसका इसका मुख्य उद्देश्य जो है मुस्लिम समुदाय में शिक्षा को बढ़ावा देना था। वर्ष 1833 में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। नेक्स्ट है, पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? इसके बारे में मैं डिटेल से शॉर्ट वीडियो में बता दिया था स्टडी क्रैप चैनल पे। चाहे तो स्टडी क्रैप चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं।
STUDAY और CRAVE। पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक रूप में कौन जाने जाते हैं? तो हो जाएंगे लॉर्ड मिंटो, जिनका कार्यकाल 1905 से 1910। पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक रूप में लॉर्ड मिंटो जाने जाते हैं, को पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक रूप में जाना जाता है। साथ ही इन्हें भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक रूप में भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि बलवंत राय मेहता को पंचायती राज संस्थाओं के जनक रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? पोलिश जलोटी। पोलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? पोलिश जलोटी नाम है। और भी दिया गया है, जैसे कि रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रूबल है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, मुद्रा क्रोन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, मुद्रा यूरो। ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन, मुद्रा पाउंड। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना, मुद्रा सीलिंग। भूटान की राजधानी थिम्पू और मुद्रा नगुल ट्रम। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो अभी वर्तमान में 22 भाषा इसमें शामिल हैं। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। वर्ष 1967 में 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को 1967 ईस्वी में 1967 में 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को 15वां भाषा के रूप में जोड़ा गया। वही 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, यहाँ पर गलत दिया गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। वही 52वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय गृह बैंक, जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक भी कहते हैं, तो राष्ट्रीय आवास बैंक एक वैधानिक संगठन है जिसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 को राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के तहत की गई थी। यह देश में आवास क्षेत्र के लिए शीर्ष वित्तीय संस्थान है। इसका लक्ष्य आवास वित्त संस्थाओं को बढ़ावा देना और वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो सभी जानते हैं 1 है। परमाणु भार 1.008 है। यह तत्व आवर्त सारणी में प्रथम स्थान पर है। इसका संकेत H है और हाइड्रोजन के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान 5.972 गुने 10 के पावर 24 किलोग्राम। 5.972 गुने 10 के पावर 24 किलोग्राम। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714, भूमध्य रेखीय व्यास 12,756। भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? तो 12,756 है। ध्रुवीय व्यास जो है 12,714 है। जलीय भाग 71% और स्थलीय भाग कितना है? तो 29% है। औसत घनत्व है 5.55 पानी के घनत्व के सापेक्ष। परिक्रमण वेग है 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य से संभाव्य दूरी कितना है? तो 14.98 करोड़ किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक श्वसन प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अनॉक्सियस एक श्वसन प्रक्रिया जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अनॉक्सिक श्वसन एक श्वसन प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अनॉक्सिक श्वसन में जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला द्वारा ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। अनॉक्सिक श्वसन को शर्करा किण्वन भी कहा जाता है। अनॉक्सिक श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है। नेक्स्ट है, अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधायक कानून नहीं बन सकता है? यह हो जाएगा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मध्य प्रदेश का भोपाल, असम का दिसपुर, त्रिपुरा का अगरतला, आंध्र प्रदेश की अमरावती, तेलंगाना का हैदराबाद हो गया है। ध्यान रखिएगा। कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? कनिष्क कुषाण वंश के राजा थे। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसस थे। कौन थे? कुजुल कटफिसस। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय में ही एक संवत चलाया जिसे शक संवत कहते हैं, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी संगीति कनिष्क के शासनकाल में ही वसुमित्र की अध्यक्षता में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी
और इस समय ही बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में हीन आयन और महा आयन में विभक्त हो गई थी। भूटान की राजधानी कौन सी है? तो यह हो जाएगा थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू है, जिसकी सीमा भारत और चीन से लगती है। इसकी राजधानी थिम्पू है। वियना ऑस्ट्रिया की, मिस्की बेलारूस की तथा काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। बेलारूस की राजधानी कहाँ है? तो मिसिंकी है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। ईपीएफ का पूरा रूप क्या है? फुल फॉर्म बताना है ईपीएफ का। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। कर्मचारी भविष्य निधि एक लोकप्रिय बचत योजना जिसे भारत सरकार की देखरेख में ईपीएफ द्वारा शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? सभी जानते हैं, नीलम संजीवा रेड्डी को 25/7/1977 से 25/7/1982 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे। इसके पहले 1969 में राष्ट्रपति चुनाव में नीलम संजीवा रेड्डी को पराजय का सामना करना पड़ा था। पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया था? लागू किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय में। इसका स्थापना किया गया था 1859 में, लागू किया गया था 1861 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे विभागीय प्रणाली भी कहते हैं। घूमर लोक नृत्य है। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का। राजस्थान का घूमर है, गणगौर है, कालबेलिया है, तेरहताली है, चेरी है। उत्तराखंड का बुढ़िया ताल, हारुल, लोटा, छोलिया, यह सब उत्तराखंड का लोक नृत्य है। वही झूमर, पैका, फगुआ, मुंदारी, कर्मा, छऊ, डोमकच, घोड़ा नाच झारखंड का। लाहोसाद नोगक्रेम मेघालय का। रडार का पूरा रूप क्या है? यहाँ से क्वेश्चन बिहार दरोगा में भी पूछा गया है। रडार का पूरा रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। इसका प्रयोग 1940 में अमेरिकी नौसेना द्वारा किया गया था। यह एक सिस्टम है जिसका उपयोग विमान, जहाज, अंतरिक्ष यान, मोटरयान का पता लगाने और ट्रैक करने के लिए किया जाता है। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में स्थित है? मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो यह पाकिस्तान में है। और भी है जैसे कि सिडनी, पर्थ, ब्रिस्बेन, मेलबर्न, यह सब क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है। सिडनी, पर्थ, ब्रिस्बेन, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है। ब्रेबोर्न, ईडन गार्डन, कीनन, यह सब कहाँ है? तो भारत में है। टेंट ब्रिज, हेडिंगले, मैनचेस्टर, लॉर्ड्स, ओवल, लीड्स, यह सब ब्रिटेन में है। गदाभी जीना स्टेडियम यह कहाँ है? यह पाकिस्तान में है। राज्यसभा के सदस्यों की कार्यावधि है। राज्यसभा के सदस्यों की कार्यावधि कितनी होती है? तो 6 वर्ष होता है। कितने वर्ष? 6 वर्ष। इनकी न्यूनतम उम्र सीमा जो है 30 वर्ष है और सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। किदम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? किदम्बी श्रीकांत का संबंध बैडमिंटन से हो जाएगा। किससे? बैडमिंटन से। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य कौन हैं? यहाँ पे पूछा जा रहा है नियुक्त किए जाते हैं। अच्छा, यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं ये किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 में प्रत्येक लोक सेवा आयोग, संघ तथा राज्य के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के बारे में उल्लेख किया गया है। कौन सा अनुच्छेद में? 316 में। इसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है तुंगभद्रा बांध स्थित है। तुंगभद्रा बांध जो है यह हो जाएगा किस राज्य में? तो यह कर्नाटक में हो जाएगा। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर ही है। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और भी जैसे दिया गया जैसे कि भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पंजाब और हिमाचल प्रदेश में, टिहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड में, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात, हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी तेलंगाना, उकाई बांध ताप्ती नदी गुजरात, मैथन बांध बराकर नदी झारखंड। उकाई बांध ताप्ती नदी गुजरात, मैथन बांध बराकर नदी झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को कहा जाता है। बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बर्फ ही कहा जाता है। इसमें सभी टुकड़ों का आकार अलग अलग होता है। ध्यान तब है कि बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को बर्फ कहते हैं। बाकी यहाँ से अब दिया गया है रीजनिंग ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। एजुकेशन ब्रांच
टेलीग्राम चैनल है, आप लोग सर्च भी कर सकते हैं या फिर इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, वहाँ से आप लोग प्राप्त कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। यह वीडियो आप लोग को चाहिए या फिर नहीं, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे। और स्टडी क्रैप जो चैनल है हमारा, उस पर बिहार दरोगा का घटना चक्र मैं करवा रही हूँ, साथ ही साथ एनसीईआरटी रेगुलर बेसिस पे स्टडी क्रैप चैनल पे चल रहा है, चाहे तो वहाँ से आप लोग रेगुलर क्लास देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर से आप लोग को धन्यवाद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग देख रहे थे रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसआई का 5 जनवरी 2019 थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न को आज हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न को हमने करवा दिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। संसद के किसी सत्र के सत्रावसान और अगले सत्र के आरंभ के बीच का समयांतराल कहलाता है? संसद के किसी सत्र के सत्रावसान और अगले सत्र के आरंभ के बीच का समयांतराल कहलाता है विश्रांति। क्या कहलाता है? विश्रांति कहलाता है। इसका डिटेल भी आप लोग देखते चलेंगे। संसद के किसी सत्र के सत्रावसान और अगले सत्र के आरंभ के बीच समयांतराल विश्रांति कहलाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद का उल्लेख है। संसद का गठन राष्ट्रपति एवं दोनों सदनों से मिलकर होता है, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने तथा सत्रावसान की घोषणा करने का अधिकार है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 85 के द्वारा ही राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाते हैं, सत्रावसान करने की घोषणा करते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार किस स्थान पर हुए? संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार किस स्थान पर हुए? मेलबर्न में। मेलबर्न यह है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। कब हुआ था आयोजन? 1956 में। 1956 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ। यह दक्षिणी गोलार्ध में आयोजित होने वाला पहला ओलंपिक खेल भी था। भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो हम लोग सभी जानते हैं 10 वर्ष के अंतराल पर। भारत की प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, लेकिन दशकीय जनगणना या फिर नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ हुई। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो हो जाएगा मोलस्का। सबसे बड़ा कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा है। मोलस्का संघ के जीवों में सिर, अंतरांग तथा पाद पाए जाते हैं। इसमें श्वसन गिल्स द्वारा होता है। इसके जीवों में आहार नाल पूर्ण विकसित होता है तथा रक्त रंगहीन होता है। उत्सर्जन वृक्कों के माध्यम से होता है। सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति के पदों का सृजन किस वर्ष हुआ? लोकसभा के अध्यक्ष जिसे स्पीकर कहते हैं, उपसभापति जिसे डिप्टी स्पीकर कहते हैं, के पदों का सृजन किस वर्ष हुआ? तो हुआ था 1921 में। 1921 में 1919 का अधिनियम के तहत 1921 में किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना इस्तीफा देता है। लोकसभा के भंग होने के पश्चात अध्यक्ष अपना पद पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करेंगे। फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया? यह किया गया था मोंटेवीडियो में। फीफा द्वारा पहले विश्व कप का आयोजन मोंटेवीडियो, जो कि उरुग्वे में है, 1930 में किया गया था। मेजबान उरुग्वे पहले फीफा विश्व कप का विजेता बना। फीफा विश्व कप विश्व में सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है, जो कि प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित की जाती है। नाइट्राइल और एस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? नाइट्राइल और एस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अभिक्रिया द्वारा किया जाती है? तो स्टीफेन अभिक्रिया के द्वारा। स्टीफेन अभिक्रिया के द्वारा। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करेंगे। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स का प्रस्ताव पहली बार पारित किया गया। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल
जिसे गार कहते हैं, का प्रस्ताव पहली बार पारित किया गया? तो प्रत्यक्ष कर कोड 2010। यह एक कर निरोध कानून है जो कर चोरी को रोकने के लिए शुरू किया गया है। आम बजट 2012-13 प्रस्तुत करते समय तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने गार के प्रावधानों का उल्लेख किया था। किसने? तो प्रणब मुखर्जी ने। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन की चर्चा जो मिलती है, यह चौथी अनुसूची में। पहली अनुसूची में क्या है? तो संघ एवं राज्यों का नाम है। दूसरे में है वेतन की चर्चा, तीसरे में शपथ की चर्चा है, और चौथी अनुसूची में क्या है? तो राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। पांचवी अनुसूची में SC/ST का प्रावधान किया गया है। छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की चर्चा किया गया है। सातवीं अनुसूची में विषयों का बंटवारा है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषा हैं। नौवीं अनुसूची में हो जाएगा भूमि सुधार। 10वीं अनुसूची दल बदल। 11वीं अनुसूची पंचायती राज और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 के द्वारा। वही हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। अभी मैं पॉलिटी करवा भी रही हूँ NCERT बुक के द्वारा। अगर आप लोग चाहें तो स्टडी क्रैफ्ट चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। STUDYCRAVE 9000 के करीब सब्सक्राइबर हो चुके हैं। चाहे तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं NCERT पॉलिटी। अनुच्छेद 32 के तहत उपबंधित संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण मूल अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। कौन से अनुच्छेद को? तो 32 को। उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिट जारी करने का शक्ति प्रदान है। कौन कौन सा? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण अधिकार, परीक्षा। याद रखिएगा, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर सुनवाई का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनाजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मोनाजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? थोरियम। क्या पाया जाता है? थोरियम। थोरियम एक रेडियोधर्मी तत्व है। मोनाजाइट भारत में केरल के समुद्री तट पर पाई जाने वाली रेत में मिलता है। मोनाजाइट कहाँ मिलता है? तो केरल के समुद्री तट पर पाई जाने वाली रेत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूडो के खेल में डैन का क्या अर्थ है? जूडो के खेल में डैन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा मालिक। विक्टोरिया झील इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है? विक्टोरिया झील यह अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका में है, और यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। इस झील से विषुवत रेखा गुजरती है, अतः विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया व केन्या की सीमा बनाती है। विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया व केन्या की सीमा बनाती है। यह विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। प्रथम स्थान किसका है? तो सुपीरियर झील का है, जो कि कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द डेड बॉल इनमें से किस खेल से संबंधित है? डेड बॉल का संबंध हो जाएगा क्रिकेट से। डेड बॉल क्रिकेट में अंपायरों द्वारा उपयोग किया जाने वाला शब्द है। यह तब दिया जाता है जब बल्लेबाज या गेंदबाज की टीम तैयार नहीं होती है, लेकिन फिर भी गेंदबाज गेंदबाजी करता है। एक बल्लेबाज डेड बॉल को हिट नहीं कर सकता है। क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष फ्रेकल दोष का एक प्रकार है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? एक बार फिर से क्वेश्चन सुनेंगे। क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष फ्रेकल दोष का एक प्रकार है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे जानते हैं विस्थापन दोष के नाम से। विस्थापन दोष के नाम से। फ्रेकल दोष आयनिक दोषों द्वारा दिखाया जाता है, जहां जाली में एक छोटा आयन पर एक धनायन विस्थापित हो जाता है और एक अन्य अंतरालीय स्थल पर कब्जा कर लेता है। ऐसा दोष उन यौगिकों में पाया जाता है जिनके धनायन एवं ऋणायन के आकार में बहुत अधिक अंतर रहता है, जैसे कि ZNS, Ag, Br आदि। नेक्स्ट है विसर्पी नदी। विसर्पी नदी लगातार अपना मार्ग बदलने वाली नदी को ही विसर्पी नदी कहते हैं। कि बहुत क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र बाद में किस रूप में विकसित होते हैं? विसर्पी नदी के बहुत क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र बाद में किस रूप में विकसित होते हैं? ऑप्शन को पहले देख लें। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे ऑक्सबो झील। क्या कहेंगे? ऑक्सबो झील। विसर्पी नदी के बहुत क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र बाद में ऑक्सबो झील गोखुर झील या छड़ान झील के रूप में विकसित होती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। वोल्गा और यूराल नदियाँ कैस्पियन सागर में गिरती है। कौन सी नदी? वोल्गा और यूराल नदियाँ जो हैं कैस्पियन सागर में गिरती है। यूराल नदी एशिया और यूरोप की सीमा भी बनाती है।
नीपर, निस्तर, डॉन और डेनू नदियाँ काला सागर में गिरती है। कौन सी नदी? नीपर, निस्तर, डॉन और डेनू नदी कहाँ गिरती? तो काला सागर में। डेनू नदी यूरोप की दूसरी बड़ी नदी है। याद रखिएगा, डेनू नदी यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारतीय भाषाएं किस भाषा समूह से संबंधित है? दक्षिण भारतीय भाषाएं किस भाषा समूह से संबंधित है? तो हो जाएगा द्रविड़ से। दक्षिण भारत की 4 प्रमुख भाषाएं हैं। कौन कौन सा? तो कन्नड़ हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया और मलयालम। तेलुगु आंध्र प्रदेश की है, तमिल कहाँ का? तो तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? इसे जानते हैं रक्त रहित क्रांति। रक्त रहित क्रांति, बिना रक्त की क्रांति के नाम से जानते हैं। विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्त रहित क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन वर्ष 1951 में विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। कब? 1951 में। सामाजिक राजनीतिक आंदोलन यह था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य धनी जमींदारों को भूमिहीन किसानों को अपनी भूमि का हिस्सा दान करने के लिए राजी करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के खुले हुए विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाते हैं? दक्षिण अफ्रीका के खुले हुए विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो इसे कहते हैं वेल्ड्स। क्या कहते हैं? वेल्ड्स। वेल्ड्स जो है घास का मैदान है। यहाँ पे देख लीजिए, वेल्ड शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के घास का मैदान है। वेल्ड एक उपजाऊ क्षेत्र है जो मक्का उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। डॉन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। प्यारीज उत्तरी अमेरिका में है। पंपास अर्जेंटीना एवं ब्राजील में है। वेग में हुए परिवर्तन को समयांतराल से विभाजित करने पर प्राप्त परिवर्तन क्या कहलाता है? वेग में हुए परिवर्तन को समयांतराल से विभाजित करने पर प्राप्त परिवर्तन क्या कहलाता है? इसे कहते हैं औसत त्वरण। औसत त्वरण। किसी वस्तु के वेग के परिवर्तन की समय दर को वस्तु का त्वरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता है? शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता है? तो इसे कहेंगे नैनार। क्या कहेंगे? नैनार कहेंगे। वही विष्णु संप्रदाय के जो लोग हैं, वैष्णव संप्रदाय के जो लोग हैं, वह क्या कहलाते थे? अलवार कहलाते थे। यहाँ पे दिया भी गया है, ऑप्शन नंबर ए ही बताया गया है। 7वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान नैनार ने दक्षिण भारत में धार्मिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। नैनार विभिन्न मूल के ब्राह्मण, हरिजनों और कुलीन थे। वैष्णव संप्रदाय के संतों को अलवार कहा जाता था। हमने वो क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल लगातार से मैं कंप्लीट करने वाली हूँ, आप लोग बोरिंग महसूस नहीं करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की? किताब उल हिंद की रचना किसने की? अल-बरूनी ने। किताब उल हिंद की पुस्तक की रचना अल-बरूनी ने की थी। अल-बरूनी ने सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया था। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। निम्न में से कौन सा देश इबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग है? इबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग है, तो यह हो जाएगा स्पेन। इबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग है तो स्पेन है। स्पेन यूरोपीय महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। इबेरिया प्रायद्वीप के अंतर्गत स्पेन, पुर्तगाल, अंडोरा, जिब्राल्टर आते हैं। इबेरिया प्रायद्वीप के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? तो स्पेन, पुर्तगाल, अंडोरा और जिब्राल्टर। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत में सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय एवं सांख्यिकी मानकों के विकास एवं अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी संगठन है। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। इस संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 2 मई 1951 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 2 मई 1951 में। 2 मई 1951, मुख्यालय नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? पास्कल के नियम पर आधारित हो जाएगा हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट। पास्कल नियम के अनुसार एक सीमित तरल पर लगाया गया बाहरी स्थैतिक दबाव सभी दिशाओं में पूरे तरल में समान रूप से विस्तरित या प्रसारित होता है। पास्कल नियम के अनुसार एक सीमित तरल पर लगाया गया बाहरी स्थैतिक दबाव सभी दिशाओं में पूरे तरल में समान रूप से वितरित या प्रसारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनिक कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है? सैनिक कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है? अनुच्छेद 34 के तहत। इस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होता है तो उस क्षेत्रों में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मौलिक अधिकारों के हनन के आधार पर इस अधिनियम को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। निम्न खेलों में से कौन सी कूदने की प्रतियोगिता नहीं है? कूदने की प्रतियोगिता नहीं है। पोल वॉल्ट, लघु दौड़, बाधा दौड़ या फिर तैराकी।
बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लघु दौड़। लघु दौड़ कूदने की प्रतियोगिता नहीं है। दौड़ 4 प्रकार की होती है। एक होता है स्प्रिंट या लघु दौड़, दूसरा होता है मध्य दूरी की दौड़, तीसरा होता है लंबी दूरी की दौड़, चौथा होता है बाधा दौड़ एवं रिले दौड़। टेबल टेनिस के खेल में निम्न में से कौन सा कौशल संबंधित नहीं है। टेबल टेनिस के खेल में निम्न से कौन सा कौशल संबंधित नहीं है। स्पिन है, ग्रिप है, स्ट्रोक है, जबकि टी नहीं है। टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता कौन है, तो इंग्लैंड इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1926 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोक मूल्य सूचकांक WPI किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो यह प्रकाशित किया जाता है वित्तीय सलाहकार कार्यालय के द्वारा। वित्तीय सलाहकार कार्यालय के द्वारा। थोक मूल्य सूचकांक थोक व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसायों को बेचे गए और थोक में व्यापार किए गए सामानों की कीमतों में बदलाव को मापता है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है। यह भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले मुद्रास्फीति संकेतक भी हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत का लक्ष्य किस प्रकार के जनतंत्र की स्थापना करना है। बात हो रही है DPSP की। नीति निर्देशक सिद्धांत का लक्ष्य किस प्रकार के जनतंत्र की स्थापना करना है, तो सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र। सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की जो चर्चा मिलती है भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। इसका उद्देश्य है राज्यों की कल्याणकारी करना। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत के किन 2 राज्यों में भूतापीय ऊर्जा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजनाएं स्थापित की गई है। निम्न में से भारत के किन 2 राज्यों में भूतापीय ऊर्जा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजनाएं स्थापित की गई, माफ करिएगा स्थापित की गई है। यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण के पास पर्वतीय घाटी में तथा वर्तमान में लद्दाख के पूगा घाटी में परियोजनाएं स्थित है। यह क्षेत्र पहले जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता था, लेकिन अब कहाँ आता है, तो लद्दाख में, लद्दाख के पूगा घाटी में। नेक्स्ट है, घोड़े को दागने की प्रथा इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई। घोड़े को दागने की प्रथा सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देख भी लेते हैं, आंसर डी दिया गया है। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था, तो अली गुरसब था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देना प्रारंभ किया, अस्थायी सेना की नींव रखी। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के सिरे से मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू भी किया। गयासुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। सबसे छोटा काल जो है खिलजी वंश का ही है। नेक्स्ट है, संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण कहलाते हैं। संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण कहलाते हैं कैनाल किरण। कैनाल किरणों को एनोड किरणें भी कहा जाता है। कैनाल किरणों को कौन सी किरण कहा जाता है, एनोड किरण। सिलसिला संबंध का संबंध किससे है। सिलसिला शब्द का संबंध किससे है, तो हो जाएगा सूफी संप्रदाय से। सूफी संप्रदाय से। सिलसिला शब्द का संबंध सूफी संप्रदाय से। सिलसिला का अर्थ एक श्रृंखला जो गुरु और शिष्य के मध्य एक सतत कड़ी का प्रतीक है। चिश्ती सिलसिला भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा स्थापित किया गया था। वही सुहरावर्दी सिलसिला की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने की। नेक्स्ट है, गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो यह होता है शून्य। क्या होता है, शून्य। वस्तुओं को एक दूसरे को आकर्षित करने की प्रवृत्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अनंत द्रव्यमान और अनंत घनत्व के कारण ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण अनंत है। ध्यान रखिएगा, अनंत द्रव्यमान और अनंत घनत्व के कारण ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण क्या है, अनंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था कहलाती है। इसे कहते हैं फाइलोटैक्सी। तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था कहलाती है फाइलोटैक्सी, या फिर पर्ण विन्यास जिसे कहते हैं। ऐसे पौधे जिनमें केवल एक पौधे पर केवल एक पत्ती होती है तो उसे कुंडली पत्ती व्यवस्था कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर, मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण किस अधिनियम द्वारा किया गया। मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण किस अधिनियम द्वारा किया गया, तो 1861 के अधिनियम के द्वारा। इस अधिनियम के द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। 5वें सदस्य को विधि वेतन होना अनिवार्य कर दिया गया। इस अधिनियम के माध्यम से वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना इनमें से किसको प्रतिस्थापित करने के लिए हुई।
वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना निम्न में से किसको प्रतिस्थापित करने के लिए हुई? तो हो जाएगा पूंजी बाजार पर उच्च स्तरीय कमेटी। आगे बढ़ते हैं, बाकी देखना चाहें डिटेल्स इसका देख लीजिएगा। करदाताओं पर उनकी संवहनीयता अनुसार लगने वाला प्रो पुअर कर कौन सा है? गरीबों के हित में कर कौन सा है? करदाताओं पर उनकी संवहनीयता अनुसार लगने वाला प्रो पुअर कर कौन सा है? तो हो जाएगा प्रगतिशील कराधान। प्रगतिशील कराधान से तात्पर्य है यदि किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि हो तो उसके कर में भी वृद्धि होगी। निम्न में से किस त्यौहार को रंगों का त्यौहार कहा जाता है? रंगों का त्यौहार कहते हैं होली को। होली को हिंदुओं के फाल्गुन मास में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार अहंकार पर आस्था और विश्वास का प्रतीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत जनवरी 1992 में गठित एक संवैधानिक निकाय है। यह स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है। आयोग की पहली प्रमुख सुश्री जयंती पटनायक थी। अच्छा, आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो जयंती पटनायक। निम्न में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है कथकली को। कथकली नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है। यह केरल का एक नृत्य शैली है। यह 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। परंपरागत रूप से कथकली के विषय धार्मिक गाथाओं और हिंदू महाकाव्यों पर आधारित है। नेक्स्ट है, बॉम्बे अटा की पारंपरिक कठपुतलियों का संबंध किस राज्य से? देख सकते हैं स्टैटिक जीके से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बॉम्बे अटा के पारंपरिक कठपुतलियों का संबंध किस राज्य से है? तो यह कर्नाटक से हो जाएगा। बॉम्बे अटा बृहद स्वरूप वाली कठपुतलियाँ यक्षगान पात्रों पर आधारित होती है। और यक्षगान कहाँ का है? लोक नृत्य, ये हो जाएगा कर्नाटक का ही। अब यहाँ से क्वेश्चन है, माफ करिएगा अभी तो जीके ही दिया गया है। बाल श्रम रोकथाम अधिनियम 2016 के अनुसार किस आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित है? 6 से लेकर के 14 वर्ष तक। हाँ, 14 हो जाएगा। बाल श्रम रोकथाम अधिनियम 2016 के अनुसार 14 वर्ष के आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित है। यह अधिनियम किशोरों को खतरनाक व्यवसायों में रोजगार को प्रतिबंधित करता है। मानव शरीर में पाया जाने वाला कौन सा ऊतक सबसे कठोर और अस्थिमय ऊतक कहलाता है? सबसे कठोर अस्थि हो जाएगा। हमारे शरीर में हड्डियां जीवित ऊतक होती हैं जो कंकाल को बनाती है। यह शरीर को आकार और सहारा प्रदान करता है। यह शरीर के कुछ अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग की स्थापना किसने की? बीपी मंडल ने की। भारत के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने और उन वर्गों की उन्नति के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करने के लिए आयोग का गठन किया गया। पहला पिछड़ी जाति आयोग किसके अध्यक्षता में? तो काका कलेकर की अध्यक्षता में। मेरे तरफ से याद रखेंगे आप लोग। निम्न में से किस राज्य में स्थायी जंगल सर्वाधिक संख्या में है? अस्थायी जंगल सर्वाधिक संख्या में है तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, जिसके लगभग 77,462 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन का ही विस्तार है। मध्य प्रदेश के पश्चात अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र है। बहमनी राज किसके शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? बहमनी राज किसके शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? तो हो जाएगा महमूद गवा। महमूद गवा ने मलिक उल तुजर की उपाधि धारण की तथा विदर्भ में इस्लामी शिक्षा के लिए कई मदरसे खोले। अमीर तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया? अमीर तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया? यह क्या था? 1398 में नसरुद्दीन महमूद के समय। तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य धन को लूटना था। अब यहाँ से मैथ रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। आप लोग चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। बाकी जीके जीएस तो हमने करवा ही दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लोग ये भी बताएं और इसमें क्या सुधार करना चाहिए वो भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चाहें तो NCERT सार संग्रह डेली अगर देखना चाहें तो मेरा जो चैनल है स्टडी क्रैफ्ट STUDYCRAVE लगभग 9,000 10,000 के करीब सब्सक्राइबर हैं, उसे आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ से रेगुलर बेसिस पर
आप लोग बिहार दरोगा घटना चक्र साथ ही साथ एनसीईआरटी को देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से आप लोग को धन्यवाद। आज मैं भी कंचन में आ जाऊँ।